हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका पुनः ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आशा सुमन, बायोलॉजी लेक्चरर, डाइट ददरौल, शाहजहानपुर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा के विषय में कि क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा, आइए पढ़ते हैं। प्राथमिक चिकित्सा को समझने से पहले सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा को अंग्रेजी में फर्स्ट एड कहा जाता है। ये इसके निशान है जो आपको बोथ साइड दिखाई दे रहे हैं। तो आइए फर्स्ट एड की फुल फॉर्म क्या है उसको देखते हैं। एफ फॉर फर्स्ट, यानी कि शुरू में सबसे पहले हमें शुरुआती स्टार्टिंग कहाँ से करनी है प्राथमिक चिकित्सा में। शुरू करने से पहले कि हमको क्या उसकी प्रक्रिया अप्लाई करनी है वो होता है, उसका मतलब ये होता है। आई फॉर इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। हमें जांच पड़ताल कि रोगी के विषय में करनी है कि किस तरह का क्या दिक्कत रही, उसको क्या परेशानी आई और किस वजह से जो है उसको ये चोट लगी है या उसके साथ में कोई दुर्घटना घटी है। आर फॉर रिलीफ, हमें ये प्रयास करना है कि हम उसको किस तरह से आराम पहुंचा सकें, उसकी उस कंडीशन से उसको निकाल सकें। एस फॉर सिम्टम्स, हमें उसके लक्षणों पर ध्यान देना है कि उसके इससे क्या क्या सिम्टम्स जो है वो शो हो रहे हैं, क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, किस प्रकार की दुर्घटना या चोट या कोई भी वजह है जिसकी वजह से उसे फर्स्ट एड की जरूरत पड़ी है, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं उन पर गौर करना है। टी फॉर ट्रीटमेंट, उन्हीं लक्षणों के अनुसार फिर हमको उपचार का डिसाइड करना है कि हमें उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या उपचार करना है। ए फॉर अरेंजमेंट, हमें पहले से ही अपने लिए फर्स्ट एड का जो सामान होता है उसको हमने इस तरह से अपना प्रबंधन किया हुआ होता है कि उसमें हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ सकती है अपनी फर्स्ट एड किट को मेंटेन करने के लिए, फर्स्ट एड को अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो इसका उसको प्रबंधन के अंतर्गत हम रखते हैं। आई फॉर इमीडिएटली, शीघ्र, अतिशीघ्र हम क्या क्या उपाय अपना सकते हैं जिससे कि हम रोगी को फर्स्ट एड की प्राथमिक चिकित्सा जो है वो उपलब्ध करा सके। और डी फॉर डिस्पोज, उसका क्या निदान हो सकता है उस पर चर्चा की जाती है कि निदान क्या, किस प्रोसेस के जरिए हम उसकी दुख को, उसकी परेशानी को जो है वो दूर कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा अगर आसान शब्दों में देखें तो प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल, हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए जो उपचार किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। यानी कि सर्वप्रथम क्या वो उपाय अपनाएं, क्या वो प्रोसेस अपनाएं जिससे कि रोगी को हम जल्द से जल्द उसका जो है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसको जो है हम कुछ ऐसी सुविधा प्रदान कर दे जिससे उसके दर्द में, उसकी परेशानी में कुछ कमी आ जाए, वो ही प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आएगी। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि घायल व्यक्ति को सम्यक इलाज की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। ये इस बात का ध्यान रखा जाता है इसके अंतर्गत कि रोगी को हॉस्पिटल तक ले जाने से पहले हम इतना उसको उसका ट्रीटमेंट इस लिमिट तक कर दें ताकि उसको हॉस्पिटल तक जाने से पहले उसकी अगर खून बह रहा है तो वो खून कुछ मात्रा में बहना मतलब रुक जाए, या उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत ज्यादा आघात लगा है तो उससे वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और उस सदमे से बाहर निकल आए। तो सारा कुछ प्रोसेस जो है प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत ही आता है। अतः किसी रोगी के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है वह प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है या प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया एक सरल उपाय है या उपचार है। ऐसी प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी रोगी के लिए कम से कम सीमित साधनों को उपयोग करते हुए उसको दी जाती है। इस आपातकाल की स्थिति में घायल व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम आसपास की किसी भी प्रकार की वस्तु का उपयोग कर सकते हैं जिससे कि जल्द से जल्द
उसको आराम मिल सके और अस्पताल जो है वो पहुंचे उससे पहले वो कुछ मात्रा में उसकी जो प्राथमिक चिकित्सा है वो पूरी हो सके। इमरजेंसी के टाइम क्या करना चाहिए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह होता है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने गलत उपचार कर दिया तो उस व्यक्ति विशेष की जान भी जा सकती है। चलिए आइए अब देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, किन किन परिस्थितियों में या किन किन अवस्थाओं में हम प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, या क्या ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है। पहला है जल जाने पर, किसी व्यक्ति के जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा उसे दी जाती है। दूसरा है बेहोश होने या कोमा में चले जाने पर। तीसरा आता है मोच आने या हड्डी टूटने पर। चौथा आता है करंट लगने पर। पांचवा आता है हीट स्ट्रोक यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण बॉडी में पानी की कमी हो जाने पर। छठे नंबर पर आता है हार्ट अटैक होने पर। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है, उसके पास कोई भी व्यक्ति है, तो उसको इतना पता होना चाहिए कि उस समय उसके लिए क्या ऐसा उपचार कर दिया जाए या उसके लिए क्या ऐसी सुविधा या उसके लिए ऐसा ट्रीटमेंट दे सके वो, उसे इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। सातवां नंबर पर आता है दम घुटने पर। दम घुटना कई प्रकार से हो सकता है, या अगर कोई व्यक्ति पानी में डूब जाए तो उस वक्त भी उसका दम घुट सकता है। फांसी लगने पर भी ये कारण हो सकता है कि उसका दम घुट जाएगा, तभी जो है वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सांस नली में किसी चीज के अटक जाने पर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं तो कुछ हमारे खाना जो है वो गले में अटक जाता है, तो उस समय भी बोलते हैं कि खाना खाते पे बोलना नहीं चाहिए, तो ये कंडीशन उस समय भी आ जाती है, तो प्राथमिक चिकित्सा इस समय भी दी जाती है। इसके बाद जहर का असर होने पर, जहर कई प्रकार का हो सकता है। सांप के काटने पर जहर उत्पन्न हो जाता है, उस जहर से भी क्या प्राथमिक चिकित्सा व्यक्ति को दी जा सकती है। जानवर के काटने पर, कोई भी जानवर ऐसा जहरीला जो काटे, उसके काटने पर जो है वो जहर हमारी बॉडी में चला जाए, इंजेक्ट हो जाए, तो उस समय क्या प्राथमिक उपचार उसको दिया जा सकता है। और जहरीले कीड़े के काटने पर हम उसको क्या उपचार दे सकते हैं, उसका अध्ययन हम इस प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत करेंगे। और लास्ट हमारा 9वां पॉइंट आता है कि खून बहने पर, खून चोट लगने पर या किसी भी कारण से हो सकता है खून बहना, तो वो किस किस कारण से खून बह रहा है उनको ध्यान में रखते हुए हम उसको प्राथमिक चिकित्सा क्या देंगे, इस पर हम आज अध्ययन करेंगे। इसके बाद आते हैं प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, एम्स ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा के निम्न 3 उद्देश्य जो हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला है घायल व्यक्ति की जान बचाना, दूसरा है बिगड़ी हालत में सुधार करना, और तीसरा है तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना, कि हम उसकी व्यक्ति जो भी पेशेंट है उसकी तबीयत में किस प्रकार सुधार ला सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्राथमिक चिकित्सा के स्वर्ण नियम। कुछ नियम हैं जो डिसाइड किए गए हैं प्राथमिक चिकित्सा को लेकर, कि इन नियमों का पालन हम करें तो प्राथमिक चिकित्सा बेहतर तरीके से दी जा सकती है। पहला उसमें आता है जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। सबसे पहले अगर कोई दुर्घटना घटी है तो हमें क्या करना है कि जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचना है। इसके बाद आता है अनावश्यक प्रश्नों को पूछकर समय बर्बाद ना किया जाए। पेशेंट के, रोगी को देखते हुए अनावश्यक प्रश्न उससे ना पूछें और फर्स्ट एड को देने का सर्वप्रथम प्रयास करना हमारा मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य या हमारा नियम होना चाहिए। चोट का कारण जल्द से जल्द पता करें। चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें। ध्यान दें कि किस वजह से उसको चोट लगी है। उसके मुख्य कारण कई हो सकते हैं, जैसे कोई उसके ऊपर मशीन गिर पड़ी हो, या आग में वो जल गया हो, या फंस गया हो, झुलस गया हो, या कुछ मात्रा में जल गया हो, या पूर्णतया जल गया हो, बिजली का तार उसके ऊपर गिर गया हो, जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, या कोई अन्य ऐसी कुछ दुर्घटना उसके साथ घट गई हो जिसकी वजह से उसको चोट लग गई है। पता लगाएं कि क्या मरीज जीवित है या नहीं, या वो बेहोश है या फिर सदमे में है। जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करें। उससे पहले हम जो हमारे पास उपकरण हैं उन्हीं साधनों का, उन्हीं सीमित साधनों का उपयोग करते हुए उसकी हालत में सुधार करने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य एक नियम है जिसे ABC नियम कहते हैं, उसको जानना बहुत आवश्यक होता है।
आइए जानते हैं कि एबीसी नियम क्या है। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग और सी फॉर सर्कुलेशन। चित्र को देखकर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आता है ए फॉर एयरवे, श्वास नली की जांच करना। ये चित्र में दिखाया गया है कि कोई पेशेंट है वो बेहोश हो गया है, तो उस समय हमें सर्वप्रथम क्या उपाय करना चाहिए वो देखते हैं। कि सबसे पहले क्या करेंगे हम कि श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो जाता है। बेहोशी के बाद मुंह की मसल्स को ढीला होने से जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाती है, जिससे कि श्वास नली जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, अटक जाती है। तब उस कंडीशन में श्वास नली की जांच करेंगे और जांच करने के लिए सबसे पहले हम अपनी उंगलियों को की मदद से जीभ को उसकी जगह पर खींच कर लाएंगे। रोगी का मुंह फैलाएंगे और उसको जीभ को खींचकर बाहर लेकर आएंगे। आप उसके पश्चात यह सुनिश्चित कर लें कि श्वास नली में किसी प्रकार का कोई रुकाव तो नहीं है। अब आता है ब्रीदिंग। इस कंडीशन में क्या करते हैं, बी फॉर अर्थ होता है ब्रीदिंग, श्वास की जांच करना। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने, देखें और महसूस करें कि उसकी सांस आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद उसके चेस्ट को ध्यान से देखें कि वो ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसको सांस आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है तो हल्की आ रही है या सही आ रही है। अगर वह श्वास नहीं ले रहा है तो उसी समय हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आता है सी फॉर सर्कुलेशन, रक्त संचार की जांच करना। अब क्या करेंगे, अब बारी है रक्त संचार की जांच करने की। सबसे पहले घायल व्यक्ति की नाड़ी या पल्स की जांच की जाती है। तो नाड़ी और पल्स की जांच करने के कई तरीके होते हैं। यहाँ पर जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो कैरोटिड आर्टरी को उसकी जांच की जाती है। उसकी जांच करने के लिए हम यह आर्टरी कहाँ पर होती है ये हमें पता होना चाहिए। यह आर्टरी गर्दन के कोने में कान के नीचे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, होती है। आप अपनी उंगलियों को वहां रखकर जांच कर सकते हैं। मतलब अपनी दोनों उंगलियों को यहाँ पर गर्दन के पास कान के नीचे रखेंगे और पल्स को महसूस करने का प्रयास करेंगे कि उसको सांस आ रही है या नहीं आ रही है। पल्स की जांच करने के लिए 5 से 10 सेकंड लगते हैं। अगर उस व्यक्ति के दिल की धड़कन चल रही हो तो उस कंडीशन में भी माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देते रहेंगे और जांच भी जारी रखेंगे। कुछ नहीं बोलना। इसमें अब क्या करते हैं, इसमें एक बार मुंह से हवा देने के बाद पेशेंट के दिल के ऊपर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर जोर जोर से 4 बार दबाते हैं। देखिए इस तरह से, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। जब तक घायल व्यक्ति अपने आप सांस नहीं लेता यह काम तब तक हमें करते रहना है। और इस काम को करने के लिए अगर हमारे पास 2 व्यक्ति हो तो ये काम बहुत अच्छी तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि इस समय पेशेंट को हमें सांस का भी मतलब ध्यान रखना है उसका, और उसको हार्ट बीट जो है उसको भी हमको रेगुलेट करना है, सर्कुलेट करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसके चेस्ट को दबाता रहेगा और दूसरा माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देता रहेगा। इस प्रोसेस को CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसके बाद आता है प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सांस की जांच करेंगे और ABC रूल को फॉलो करेंगे। ABC रूल आपने समझ लिया है। अगर चोट लगी है तथा खून भी बह रहा है, ध्यान दीजिए, तो जल्द से जल्द उसे समझाएं और सांत्वना दें। किसे? रोगी को। ठीक है, मतलब उस रोगी को उस समय अजीब सी उसकी हालत हो रही होती है, सदमे में होगा, हो सकता है वो सदमे में हो, तो हम क्या करेंगे, या अपने जख्म को देखकर घबरा रहा होगा तो उसे सांत्वना देंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे। अगर व्यक्ति बेहोश हो तो होश में लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई हड्डी टूट गई हो तो उसे सीधा करें और दर्द को कम करने का प्रयास करें। इसके बाद
जितना जल्दी हो सके घायल को व्यक्ति को जो है नजदीकी अस्पताल या चिकित्सालय में हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा के समय कुछ खास बातें जो है वो हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। वो ये है कि प्राथमिक चिकित्सा के समय हमें ये भी ध्यान देना है कि हम खुद इन्फेक्टेड ना हो जाएं। किसी तरह का अगर रोगी को इन्फेक्शन है तो उससे वो इन्फेक्शन हमें ना लग जाए। उसके लिए हम क्या क्या उपाय अपनाएंगे, आप आइए उनको देखते हैं। पहला, फर्स्ट एड के दौरान आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और आपसे भी उस व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरी चीज, इसलिए अच्छे से अच्छे हम क्या करेंगे, अपने हाथों को धोएंगे और उसके बाद हम जो है प्राथमिक चिकित्सा करने से पहले हम अपने हाथों को ग्लव्स या दस्तानों से ढक लेंगे। खुले हाथों से रक्त जनित संक्रमण रोग जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी तथा HIV, एड्स जैसी खतरनाक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है या होती है। यह वायरल डिजीज है, किसी भी एक व्यक्ति के खून से दूसरे के खून के मिलने पर यह बहुत आसानी से व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है। अब तक तो हमने ये जाना कि हम प्राथमिक चिकित्सा में क्या क्या उपाय, क्या क्या नियम अपनाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारी प्राथमिक चिकित्सा जिन चीजों से हो सकती है या होती है वो क्या क्या चीजें होती है। उसके लिए हम प्राथमिक किट का अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक किट कैसे होनी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, उसमें क्या क्या आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सा की पेटी में सबसे पहले श्वास नली की जांच, सांस से जुड़ी और रक्त संचार की जांच के लिए सामग्री होनी आवश्यक है। वो क्या क्या होती है, मुंह के लिए मास्क, चेहरे के लिए शील्ड, चेहरा ढकने के लिए एक आउटर कवरिंग होती है, उसे शील्ड कहते हैं, वो होनी चाहिए। रक्त दाब मापी होना चाहिए, जिससे कि रक्त का दाब जो है वो मापा जा सके। स्टेथोस्कोप होना चाहिए, डॉक्टर्स गले में टांगे रहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, नाड़ी चेक करते हैं तो उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। और इमरजेंसी फोन नंबर जरूर होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी मदद के लिए या डॉक्टर के लिए या किसी अस्पताल के लिए आप रोगी को भेज सकें, तो वो इमरजेंसी नंबर जरूर होनी चाहिए। उसके अलावा आघात या चोटों के लिए पेटी में क्या क्या सामग्री होनी चाहिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले चिपकाने वाली पट्टियां, उनको कहते हैं बैंडेड, स्टिकलिंग और प्लास्टर। तो इस तरह की पट्टियां जो है जो वो जरूर होनी चाहिए। मोलस्किन छालों के उपचार के लिए होना चाहिए। ड्रेसिंग की सामग्री होनी चाहिए, जीवाणु रहित घाव पर सीधे लगाने के लिए उनका उपयोग होता है। जीवाणु और कीटाणु रहित आंखों पर लगाने के लिए आई पैड होने चाहिए। जीवाणु गॉज पैड होने चाहिए। ना चिपकने वाले टैपलोन लेयर वाले पैड होने चाहिए। इसके अलावा पेट्रोलियम गॉज पैड, जो कि चेस्ट पर अगर कोई घाव हो गया है उस पर लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैंडेज ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। रोलर बैंडेज घाव को जल्दी सूखने में मददगार होते हैं। इलास्टिक बैंडेज मसल्स में खिंचाव या प्रेशर में मददगार होते हैं। साबुन होना चाहिए घाव को साफ करने के लिए। सैलाइन वाटर होना चाहिए घाव को धोने के लिए। और आंखों को साफ करने के लिए, जले हुए घाव को धोने के लिए ठंडे ठंडे जल पैक होने चाहिए। उसके अलावा कैंची होनी चाहिए। इसके अलावा क्या क्या दवाइयां इस्तेमाल हो सकती हैं, क्या क्या रखनी चाहिए उस किट में, वो उनको देख लेते हैं। दर्द निवारक दवाइयां होनी चाहिए, जैसे कि डिक्लोफिनेक, पैरासीटामोल। दिल का दौरा पड़ने पर आराम के लिए दवाइयां होनी चाहिए, जैसे कि एस्पिरिन, सॉर्बिट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक जो है वो जरूर होनी चाहिए, जैसे एलोवेरा जेल, चित्र भी दिखाई दे रहा है इस तरह का कुछ एलोवेरा जेल जरूर होना चाहिए। घाव को साफ करने के लिए कुछ एंटीबैक्टीरियल लोशन, जैसे डिटॉल या सेवलॉन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरह के होने जरूरी है। इसके अलावा उल्टी की दवाइयां हम रख सकते हैं, जैसे मेटाक्लोपेरामाइड, ठीक है, और ओडेनसेट्रॉन। दस्त रोकने के लिए कुछ दवाइयां हो सकती हैं, जैसे ऑफ्लैक्सिन, मेट्रो, ओनिडाजोल और लैक्टिक एसिड, बैसिलस, ORS, इस टाइप की जो है कुछ दवाइयां एसेंशियल जो है दवाइयां वो हमारे उसमें किट बैग में जरूर होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का उपचार हम किस प्रकार
करते हैं या करना चाहिए हमें। सबसे पहले आता है उसमें कि घाव या चोट लगने पर हम किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा देंगे, उसको देखते हैं कि सबसे पहले तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे, ठीक है। उसके बाद अगर घाव बहुत गहरा हो, अगर घाव बहुत गहरा हो तथा खून बहुत ज्यादा बह रहा हो तो 10 मिनट के बाद भी ना रुक रहा हो, तब उस कंडीशन में हमें सबसे पहले ब्लीडिंग रोकने का उपाय करना चाहिए। चोट की जगह पर किसी कपड़े या रुई की मदद से जोर से दबा कर रखें, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो बंद हो जाए, जल्द से जल्द बंद मतलब होने लगे। घाव को साफ करें, चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं, चोट पर एक एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और उसे बैंडेज से बांध दें। आगे की चिकित्सा करने के लिए घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दें। उसके बाद आता है अगर हड्डी टूट गई हो किसी व्यक्ति की, तब हमें क्या प्राथमिक उपचार अपनाने चाहिए, तो उसको ध्यान में उसको देखते हैं। हड्डी कई कारणों से टूट सकती है, पहले हमें उन कारणों को देखना है, जानना है कि जैसे किसी खेल के समय किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, कहीं ऊपर से कोई गिर जाता है तब हड्डी टूट सकती है, किसी सामान भारी वाहन ये बाहरी सामान का गिरने से उसकी हड्डी टूट सकती है, तो उस कारण को देखना है हमें कि या कोई दुर्घटना हो गई हो उसके साथ में, तब भी वो कोई हड्डी जो है वो उसकी टूट सकती है, हाथ की, पैर की या बॉडी की, तो उस कारण को हमें देख लेना है। हड्डी टूटने के क्या क्या लक्षण होते हैं, चोट की जगह को छूने तथा हिलाने पर अगर दर्द हो तो समझ लीजिए कि हड्डी टूट गई है। चोट की जगह पर सूजन, सुन्न हो गया हो, सूजन आ गई हो या नीला पड़ गया हो तो भी समझ जाइए कि हड्डी इस व्यक्ति की टूट चुकी है। पैर काम ना कर रहा हो, उठाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब बहुत दर्द हो रहा हो, खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो, तब ज्यादा दर्द महसूस हो रहा हो तो समझ जाइए कि हड्डी टूट चुकी है। अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो, मतलब ऐसा लग रहा हो कि ये ऊपर को साइड में निकल आई है, जैसे कहीं भी किसी जगह पर हाथ में, पैर में, तो समझ जाइए कि हड्डी ये टूटी हुई हड्डी है, ये इसमें कोई डिफेक्ट आ चुका है। ये कुछ चित्र हैं जो हड्डी टूटने की कंडीशन को बयां कर रहे हैं। हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के क्या स्टेप फॉलो करने हैं किसी भी प्राथमिक चिकित्सक को, उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल को फॉलो करें। ये बात ध्यान रखनी है कि हमें ABC रूल कहाँ पर फॉलो करना है। अगर कहीं खून निकल रहा हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लीडिंग को बंद करने का प्रयास करेंगे। अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो उसे सांत्वना देंगे और उसे सदमा से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, उसे ढांढस बताएंगे। अगर आपको दिखा कि कोई हड्डी टूट गई है तो पहले उस हड्डी को सीधा करके नीचे एक गत्ते या लकड़ी का तख्ता देकर मजबूती से उसे बैंडेज से बांध देंगे। फिर चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ रखकर उसे दबाएंगे। अंत में जल्द से जल्द मरीज को हॉस्पिटल ले जाएंगे। एक उपचार के विषय में और चर्चा करते हैं जो ज्यादातर आपको सुनने में मिल जाता है कि फला व्यक्ति को सांप ने काट लिया। उस समय अगर आप वहां उपस्थित हैं तो आपको क्या प्राथमिक उपचार करना है, उसके लक्षणों पर आइए चर्चा करते हैं। सांप के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किए जाएंगे। सबसे पहले बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उनके काटने पर घाव को साफ करने और दवाई लगाने से ठीक भी हो जाता है, पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। कुछ दवाई अगर उसको दे दें, अगर वो ज्यादा जहरीला सांप नहीं है तो हो सकता है कि वो पेशेंट जो है जल्दी रिकवर कर जाए। लेकिन जहरीले सांप के काटने पर जल्द से जल्द फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है। सांप के काटने पर त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान बन जाते हैं, 2 डॉट 2 स्पॉट। देखा होगा आपने, टीवी में अक्सर दिखाया जाता है कि अगर सांप काट लेता है तो जो 2 लाल रंग के धब्बे या स्पॉट जो हैं वो बॉडी पर शो हो जाते हैं, जो कि उसके दांतों के निशान होते हैं। तो उससे आइडिया लग जाता है कि इस व्यक्ति को सांप ने काटा है। अगर जहरीले सांप के काटने पर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें उससे पता चल जाएगा कि सांप जो है किस प्रजाति का है। सांप के काटने पर कौन कौन से लक्षण अपनाने चाहिए,
कौन कौन से लक्षण होते हैं वो देखते हैं। सांप के काटने का निशान, ये ध्यान देना है कि उसके काटने से किस तरह का निशान बना है। उस निशान को देखकर जो है उसकी प्रजाति या जाति जो है वो समझने का प्रयास किया जा सकता है। दर्द या सुन्न हो जाना, अगर दर्द हो और सुन्न हो जाए तो समझें कि हाँ ये जो है किसी जहरीले सांप के जो है वो लक्षण हो सकते हैं। दर्द की जगह पर लाल पड़ जाना, जहां पर दर्द हो रहा है वो जगह जहां सांप ने काटा है वो लाल पड़ गई हो तो भी हम जो है उसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये सांप का कांटे का निशान हो सकता है। काटे हुए स्थान पर गर्म लगना तथा सूजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाए, उस पर सूजन आ जाए तो तब भी हम समझ सकते हैं कि ये जो है लक्षण सांप के काटने को प्रदर्शित कर रहे हैं। आंखों पर धुंधलापन, आंखों के आगे जो है वो दिखाई देना बंद हो जाए और जो है सामने की वस्तु व्यक्ति जो है वो धुंधली दिखाई देने लगे। सांस और बात करने में हमें मुश्किल, रोगी को जो है वो मुश्किल होने लगे, उसकी बात जो है वो अटकने लगी। लार बाहर निकलने लगे मुंह से और बेहोश की स्थिति ऐसी हो जाए कि व्यक्ति बेहोश होने लगा और कोमा में मतलब कि जाने वाला है, या ऐसा लगे आपको कि इसकी कंडीशन जो है वो सारे लक्षण जो है इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं कि इसे किसी जहरीले सांप ने काटा है। तो हमें समझ उस समय क्या क्या प्राथमिक चिकित्सा देनी है वो देखते हैं कि पेशेंट को आराम दे, शांत तथा आश्वासन दे, सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज्यादा पानी से अच्छे से धोएं, सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें, दिल से नीचे रखें। कटे हुए स्थान तथा उसके आसपास बर्फ के पैक लगाएं ताकि जहर जो है वो पूरी बॉडी में ना फैल जाए। पेशेंट को सोने ना दें, इस बात का खास ख्याल रखें कि पेशेंट जो है किसी हालत में सोना नहीं चाहिए तथा हर पल उसके ऊपर नजर रखें, उसे जगाए रहने का प्रयास करें। होश न आने पर ABC रूल का अप्लाई करें। ABC रूल हर जगह प्राथमिक चिकित्सा में उसके लक्षणों को देखते हुए फॉलो करना कंपलसरी होता है। जितना जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करें। तो बच्चों ये था प्राथमिक चिकित्सा जिसे हमने अच्छी तरीके से पढ़ा, उसके जो भी मुख्य लक्षण, उपाय, नियम जो थे उनको आज हमने पढ़ा, सीखा। अब मैं आशा करती हूँ कि निकट भविष्य में कभी भी आपको, अगर आपके किसी पर्सन को, आपके किसी परिवार वाले को या किसी पड़ोसी को, किसी अनजान व्यक्ति को भी अगर प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होगी तो आप जो है इन नियमों को अगर अच्छे से पढ़े, समझे और ध्यान में रखे होंगे तो उसको जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा आप जो है अच्छे नागरिक की तरह प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपनी इस क्लास को समाप्त करती हूँ।